हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम एक एक करके वो सारे पॉइंट्स डिटेल में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के अंदर हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज लास्ट में मैं 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो आपको बस इस चैप्टर में अगर करते हैं तो काफ़ी कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बोल रहे हैं। याद रखना, वो पॉलिटिकल फ्रंटियर जहाँ पर कोई भी इंसान सामान फ्रीली घूम सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, दिस इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो कोई भी हमारी इंडिया का बिलोंगिंग है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। मान लो अगर याद रख, अगर कोई पाकिस्तानी एम्बेसी है यहाँ पर रह रहा है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं। इंटरनेशनल कोई शिपिंग है वो हमारे यहाँ पोर्ट पे लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। हमारी कोई शिपिंग है, हमारा कोई वॉयज है, हमारा कोई पोर्ट पे किसी और की कंट्री में पोर्ट पे हमारा शिपिंग है या हमारी एम्बेसीज हैं, तो वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। कोई भी शिपिंग वेसल जो हमारा है किसी और का है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा, इस चैप्टर से ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपके बहुत काम आ जाते हैं। रशिया एम्बेसी इन इंडिया, तो रशिया की एम्बेसी इंडिया में है तो वो क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, याद रखना, कोई भी बैंक और कोई भी कंपनी जिस कंट्री में है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी बढ़ाती है। जैसे ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये डोमेस्टिक में आएगा, क्योंकि ब्रांच मतलब 2 बातें याद रखना इस टॉपिक के लिए बच्चों, सबसे आसान आपके लिए पड़ जाएगा। कोई भी बैंक जिस कंट्री में है, चाहे वो दूसरी कंट्री की क्यों ना हो, और कोई भी कंपनी चाहे वो किसी की भी कंट्री की बिलोंगिंग हो, वहाँ उसका सिटी ऑफिस कहीं पर हो, उसका होम कहीं पर भी हो, लेकिन वो जहाँ पर भी रन कर रही है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिया में है, यहाँ की डोमेस्टिक है। फॉरेन बैंक इन इंडिया, यहाँ की डोमेस्टिक है। इंडियाज एम्बेसी इन जापान, ये यहाँ की डोमेस्टिक में ही आएगी। रशिया एम्बेसी इन इंडिया, ये कभी भी यहाँ के इसमें नहीं आएगी। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, SBI है लेकिन चाइना में रन कर रही है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना, आपके काम आएंगे। नॉर्मल रेसिडेंट जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा और जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाई कर रहा है, उसे कहते हैं हम नॉर्मल रेसिडेंट। और कोई भी इसमें एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो उनका हमारे लिए काम करे, जैसे UNO है और WHO है, ये कुछ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारे रेसिडेंट में नहीं आएंगे। इंडियन मुस्लिम गोइंग टू हज पिलग्रिमेज, अरे हैं तो इंडिया के ना, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के एम्प्लॉय है ना, तो वो हमारी डोमेस्टिक इसमें नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, तो ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे। सिटीजनशिप जो हमारे इंडिया जो जिस कंट्री में बॉर्न हुए हो या कोई लीगल प्रोविजन की वजह से उनको वहाँ पर नागरिकता मिल गई हो तो उसे सिटीजनशिप कहते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो वहाँ बॉर्न हुआ है, समझ लो सिटीजन हो गया वो अपने आप ही वहाँ पर। रेसिडेंशिप सेम आंसर ऑफ रेसिडेंट, वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो और उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी लाई कर रहा हो उसी कंट्री के लिए। तो नेक्स्ट वन इस चैप्टर में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। याद रखना, जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, हम रेंडर करते हैं सर्विसेज, फैक्टर इनकम। जो हम कोई रेंडर नहीं कर रहे सर्विसेज और हमें इनकम मिल रही है तो उसे कहेंगे ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड होती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। फैक्टर इनकम का एग्जाम्पल्स हैं रेंट है, वेजेस है, लेकिन जो हमारी ट्रांसफर इनकम है उसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब पढ़ लेते हैं इसको भी। इन चीज़ों की तैयारी सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक से जब आप तैयार करें तो प्लीज़ बेटा इस टेबल से करें, इससे आपकी बेस्ट तैयारी होगी और आपकी मार्क्स भी यहीं से ही कवर होंगे। तो ये हो गई डेफिनेशन, ये जो मैंने अभी आपको बताया डोमेस्टिक और नेशनल। इसका अर्निंग कॉन्सेप्ट है, मेहनत से कमाया। ये आपका रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, रिसीव्ड बाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जनरली रिसीव्ड बाई हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। फाइनल गुड्स, जो हम 2 बातें याद रखना, इधर हम उसे कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। इधर हम कंज्यूम करेंगे या उसे इन्वेस्ट करेंगे, फाइनल गुड्स हो गए। जिसको रीसेल करेंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, रीसेल करेंगे या फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, वो हो गए इंटरमीडिएट। जब तक उसको फर्दर प्रोडक्शन रीसेल कर रहे हैं
वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होगा, और जैसे ही अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाएंगे जो फर्दर अब उस पर कोई रीसेलिंग नहीं करेंगे उसे कहेंगे आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। पढ़ लेते हैं इसको जो भी हमने समझा। तो इनको भी टेबल प्रोडक्शन बाउंड्री, जैसे मान लो फार्मर ने कॉटन बेचा और किसको बेचा, किसी मतलब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फार्मर ने कोई भी चीज़ बेची, वीट बेचा मिलर को, मिलर ने उसमें से आटा बनाया गेहूं से और उसको बेच दिया बेकर को, बेकर ने उससे ब्रेड बनाई और ब्रेड बेच दी कस्टमर को। तो जैसे ही वो ब्रेड कस्टमर तक जा रही है वो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, और जब तक हम दूसरे को देते जा रहे थे, एक के लिए फाइनल और दूसरे के लिए इंटरमीडिएट हो रहा था उसे बोलेंगे विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। टेबल से बेस्ट तैयारी होगी, याद रखना। ये डेफिनेशन हो गई, ईदर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, नेशनल इनकम डोमेस्टिक दोनों में आता है, कहीं भी नहीं आता। क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्रॉस कर देता है ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। रेडी टू यूज फॉर फाइनल यूजर्स, नॉट रेडी टू यूज फॉर द फाइनल यूजर। मिल्क परचेज बाई हाउस होल्ड, एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। मिल्क परचेज बाई डेयरी शॉप, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ना ये एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स इतने ईजी है कि आप कर लेंगे। एक एग्जाम्पल बस मेरे कहने पर आप अच्छे से पढ़ लो। चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, एक चौक और डस्टर जब स्कूल परचेज करता है तो उसको फाइनल गुड्स नहीं मानते। अब आप बोलोगे मैम वो तो कोई हम रीसेल थोड़ा ना करेंगे उसको, तो फिर भी वो इंटरमीडिएट के अंदर क्यों आता है? रीज़न क्या है कि वो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो चौक और डस्टर है, विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाएगा, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही अंदर रहेगा, इसलिए उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स मानते हैं। बाकी प्रिंटर परचेज बाय लॉयर फाइनल गुड्स है। बाकी सब सेंटेंस ऐसे हैं कि आप इजीली समझ जाएंगे चौक एंड डस्टर वाली लाइन को छोड़ के। कंजप्शन गुड्स जो हम डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर की वांट्स को, और जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं उसे बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स, लाइक मशीन, प्लांट, फर्नीचर। कंजप्शन गुड ड्यूरेबल, जो हम उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। सेमी ड्यूरेबल, जैसे जूते हैं, कपड़े हैं, एक टाइम के बाद फिर वो यूजलेस हो जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल आइटम, सर्विसेज जो हम सर्विस देते हैं। और नेक्स्ट है इस चैप्टर में जो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कंजप्शन गुड्स, ये मैंने अभी आपको बताया है। कैपिटल गुड्स बता दिया, एग्जांपल्स भी अभी हमने इसके पढ़ लिए थे। ये चार्ट है, ये आपके बहुत काम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार की बात करते हैं, अगर उसको घर वालों ने परचेज करा है, किसी फैमिली ने परचेज किया है, कंजप्शन गुड्स है। टैक्सी के लिए यूज किया है, कैपिटल गुड्स है। और एक डीलर ने उस कार को शोरूम के लिए परचेज किया है, तो उसे आएंगे हम बोलेंगे इसे इंटरमीडिएट गुड्स। क्लोथ है, अगर घर ने पहनने के लिए यूज किया है, फाइनल गुड्स। अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो। क्लोथ लाइन अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल फॉर्म हो रही है इससे, कैपिटल गुड्स। और अगर हमने उसे परचेज किया है, एक गारमेंट शॉप है, उसके लिए कपड़े लिए बेचने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे शुगर का भी सेम है, सेम आंसर है। और सर्विस का भी है, अगर सर्विस ऑफ डॉक्टर, इट इज़ यूज बाय हाउस होल्ड, घर वाले यूज कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स है। अगर इंटरमीडिएट एंटरप्राइज यूज कर रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है ना। द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बेटा, याद रखना, जिस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नहीं है इंक्लूडेड, नेट इन्वेस्टमेंट है। तो पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। Addition to the stock of capital before making allowances of depreciation, and after making allowances of depreciation it is net investment. Next, depreciation क्या होता है? Fall in the value of assets because of continuous use, इसको depreciation बोलेंगे। इसके बहुत सारे reasons होते हैं, wear and tear और expiry of time, efflux of time भी कहते हैं इसको, obsolescence, आज की फैशन में, आज के ट्रेंड में ना होना। और ग्रॉस वैल्यू को निकालने के लिए अगर मैं ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाता है? नेट वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या अंतर है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस यूज। एक्सीडेंट हो जाना, नेचुरल कैलेमिटी से लॉस हो जाना, उसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। थेफ्ट, चोरी हो जाना। प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, no any provision is made for replacement, does not hamper the production process, और capital loss always hampers the production process. Net indirect tax, indirect tax minus subsidy, अगर हम indirect tax में subsidy को minus कर दें तो net indirect tax बनता है। इसके दो कंपोनेंट है, indirect tax है और subsidy।
इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को कहते हैं। सब्सिडी वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट देता है फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री, इज नोन एज सब्सिडीज। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस कर दे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड तो बन जाता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसके कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग में एक आध क्वेश्चन जुड़ के आ जाते हैं। पहला कंपोनेंट है नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग। तीनों के नाम अच्छे से कर लो, आपके तीनों नाम काम आ जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंस तैयार कर लिया। अब हमारा इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप 3 बातें याद रखना। हालांकि वो 3 बातें मैं नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको बताऊंगी, लेकिन याद रखना अगर आपको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन, और अगर बैक जाना है तो प्लस करना होगा डेप्रीसिएशन, जो अभी हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में पढ़ा। दूसरी बात याद रखना है कि अगर आपको डोमेस्टिक और नेशनल की बात हो तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा हमारा NFIA, और अगर वापस जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा NFIA। व्हाट इज दिस NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से टू एब्रॉड को माइनस करके निकलता है। तीसरा है हमारा जो अभी हमने पढ़ा था, वो था हमारा कि भाई फैक्टर और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट मतलब आपने कोई चीज को बनाया तो कितनी लागत खर्च की, मार्केट में कितने का बेचा, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें प्लस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और अगर बैक जाना होगा तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बस यही इस चैप्टर में है। अब रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें इस चैप्टर में से याद करने चाहिए। तो ज़्यादा नहीं आता इस चैप्टर में से, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में अंतर, और फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में अंतर, या फिर उनके MCQs जहाँ पर वो आपसे पूछेंगे कि ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम। प्लस इस चैप्टर में आप एक चीज़ और तैयार करिए, वो जो सिंगल वाले जो लाइंस थी ना, जहाँ पर वो पूछ रहे थे कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है या ये रेसिडेंट है या नहीं, ये रेसिडेंट क्यों नहीं है, इसके ऑप्शंस होंगे आपके पास, इनके सेंटेंस को देखेंगे और MCQ बेस रेडी करेंगे। अगर आया तो आया, तो 2-3 नंबर का कुछ इस चैप्टर में से तो फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स का अंतर या ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में अंतर पूछा जा सकता है। बाकी चैप्टर में ज़्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन आपको MCQs में दिखते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको कोई भी डाउट नई चीज़ में हो, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, शेयर बहुत सारे फ्रेंड्स में कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।